नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष वीडियो में एक मोटर ओडी क्लेम के विषय में चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि एक व्यक्ति ने कितनी मुश्किलों का सामना किया और कैसे कैसे उसने अपने क्लेम को डील किया बीमा कंपनी के साथ और संबंधित अथॉरिटीज़ के साथ, और क्या उसका परिणाम हुआ। तो एक मिस्टर लोकेश जी हैं जो गाज़ियाबाद निवासी हैं, जिन्होंने कोई 2 वर्ष पूर्व लगभग अब से एक रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी। अपने किसी परिचित से ही खरीदी थी। और जब इन्होंने ये गाड़ी खरीदी तो इसका बीमा इन्होंने एक रहेजा इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उससे इसके लिए मोटर पैकेज पॉलिसी ली। और बीमा कंपनी ने ये पॉलिसी इनको जारी करने से पहले इस गाड़ी का इंस्पेक्शन कराया था और प्रपोजल फॉर्म और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब पूरी करके और इसका बीमा किया था। जब ये गाड़ी का बीमा 1 साल पूरा हो गया तो इन्होंने अब की बार दूसरी कंपनी चुनी बीमा कराने के लिए, और इन्होंने बीमा कराया यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से। और चूँकि पॉलिसी कंटिन्यूएशन में थी तो कोई प्री इंस्पेक्शन नहीं हुआ और ऐसे ही बीमा हो गया। अब सब इस बीमा पॉलिसी अवधि में, वैलिडिटी में, मार्च में 18 मार्च 2022 यानी कि लगभग अभी 23 चल रहा है और मार्च ही चल रही है, और आज से लगभग 1 वर्ष पहले, 1-2 दिन का गैप अब मान लेते क्या है ही। और ये कहीं जा रहे थे तो लखनऊ के पास जो है फैज़ाबाद रोड पर इनकी गाड़ी के आगे गाय वगैरह आ गई। अचानक से ये स्पीड से चल रहे थे, उन्हें बचाने के प्रयास में इनकी गाड़ी अनकंट्रोल हुई, डिवाइडर से टकराई और पलट गई। इस तरीके से इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। कोई थर्ड पार्टी लॉस नहीं, कोई ख़ास इनको इंजरीज़ नहीं। इसके बाद इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किया और ये गाड़ी को नोएडा में जो रेनॉल्ट का जो डीलर वर्कशॉप है यहाँ पर ले आए और बीमा कंपनी को क्लेम की सूचना दी। बीमा कंपनी ने 21 मार्च 2022 को इसमें एक अप्रूव्ड सर्वेयर साहब को अपॉइंट किया और सेम डे उन्होंने सर्वे भी कर लिया। ये सर्वे हुआ 21 मार्च 2022 को। उसके बाद गाड़ी वर्कशॉप पे ही खड़ी रही। धीरे धीरे समय बीतता गया लेकिन सर्वेयर साहब ने कोई अप्रूवल नहीं दिया। फिर बीमा कंपनी के एक सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर साहब ने इनसे संपर्क किया और उन्होंने इनको कहा कि साहब जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है आप वहाँ आइए, हमें दिखाइए कैसे हुआ, क्या हुआ। तो इन्होंने इन्वेस्टिगेटर साहब, जो भी सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर साहब थे, उनको कोऑपरेट किया। जो जो उनकी मांग थी वो सारी पूरी की। और इस सब में इनको, चूँकि ये नोएडा रहते हैं और एक्सीडेंट हुआ लखनऊ में फैज़ाबाद रोड पे, जो कि काफ़ी दूर है, 400-500 किलोमीटर दूर है। तो ये स्पेशली यहाँ से गए, काफ़ी समय भी लगा और पैसा भी लगा, लेकिन उन्होंने जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सब लोकेश जी ने पूरी की। उसके बाद समय बीतता गया, मार्च बीती, अप्रैल बीता, मई बीता, लेकिन कोई डिसीजन नहीं। सर्वेयर साहब से पूछते तो वो कोई जवाब ठीक से देते नहीं। फिर अचानक से 25 जून 2022 लगभग मार्च से अप्रैल, मई, जून, लगभग 3 महीने से कुछ समय बाद सर्वेयर साहब की मेल आती है इनको, लोकेश जी को, कि आपकी गाड़ी का क्लेम एडमिसेबल नहीं है, चूँकि आपने जो टायर, अलॉय, जो रिम आपने जो गाड़ी में फिटमेंट कराया हुआ है वो रिकमेंडेड टायर और रिम नहीं है। ये उन्होंने लिख के इस क्लेम को नॉट एडमिसिबल बताया। तो ये इनके लिए बड़ा ही आश्चर्यजनक बात थी
कि ये पहली चीज़ तो ये कि अगर ये सब था तो इसे बताने में 3 महीने क्यों लगे। ये तो पहले दिन से ही पता है कि जो भी मेरी गाड़ी में टायर और रिम जो कुछ भी हैं वो ये हैं। फिर इन्होंने कहा भी साहब कि मैंने गाड़ी सेकंड हैंड ख़रीदी है। जैसे मुझको पिछले मालिक से इसमें टायर और रिम लगे मिले थे वैसे ही मेरी गाड़ी है, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। लेकिन सर्वेयर साहब पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उन्होंने कहा चूँकि आपने नॉन रिकमेंडेड फिटमेंट लिया हुआ है टायर और रिम का, तो इसलिए आपका क्लेम नॉट एडमिसिबल है। इसके बाद लोकेश जी ने साहब सर्वेयर साहब से कहा कि साहब आप सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दीजिए, मैं सर्वे रिपोर्ट कॉपी में देखना चाहता हूँ कि कौन सी कंडीशन का मैंने वायलेशन किया है। और लोकेश जी ने इनसे ये भी कहा साहब जब मैंने पॉलिसी ख़रीदी थी ये बात तो आपको तब देखनी चाहिए थी और तब ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन इसका खैर कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। और सर्वे रिपोर्ट कॉपी मांगी तो ये भी नहीं दी। इसके बाद साहब बीमा कंपनी ने भी से संपर्क किया तो बीमा कंपनी ने भी टेलीफोनिकली इनको बताया कि साहब आपका क्लेम, क्योंकि आपने इसमें गाड़ी में एल्युमिनियम रिम और नॉर्मल एल्युमिनियम रिम आते हैं और जो साइज़ का टायर आता है वो आपने नहीं फ़िट किया, आपने 1 इंच बड़ा अलॉय रिम और टायर लगाया हुआ है, तो इसलिए आपका क्लेम नहीं मिलेगा। इसके बाद जो है बीमा कंपनी ने 6 जुलाई 2022 को इनको एक क्लेम रेपुटेशन लेटर दिया। उसमें उन्होंने लिखा साहब आपने एक तो प्रपोजल जनरल रेगुलेशन 2 यानी प्रपोजल फॉर्म का वायलेशन किया है। दूसरा बीमा कंपनी ने लिखा साहब आपने निजी कार पैकेज पॉलिसी की कंडीशन नंबर 4 का वायलेशन किया है। तीसरा इन्होंने एक कंडीशन जो कमर्शियल व्हीकल के लिए होती है ओवरलोडिंग और स्ट्रेन करके, साथ में और भी वर्डिंग होती है, सिर्फ मैं ओवरलोडिंग और स्ट्रेन यूज़ कर रहा हूँ, वो दी। जबकि अगर हम पढ़ें निजी कार पैकेज पॉलिसी को तो ये कंडीशन उसमें है ही नहीं, ये कमर्शियल व्हीकल पैकेज पॉलिसी में होती है। लेकिन जिस बीमा कंपनी के जिस ऑफिशियल ने ये लेटर लिखा दिया इनको रेपुटेशन, उसको इतनी भी उसकी ज्ञान योग्यता नहीं थी कि वो प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी और कमर्शियल पैकेज पॉलिसी की कंडीशन का अंतर जाने। लेकिन सिर्फ उन्होंने इरादा नो क्लेम का बनाया हुआ था तो साथ में किसको भी लगाया। उसके बाद उन्होंने एक पॉलिसी कंडीशन 8 जो कि प्रपोजल फॉर्म में अगर आपने ट्रूथफुल स्टेटमेंट नहीं दी है ये होती है, एक उसको लगाया और क्लेम रेप्यूटेट कर दिया। तब इंश्योर्ड ने इसके लिए फिर कम्युनिकेशन किया, उसने अपना जवाब दिया बीमा कंपनी को कि साहब मैंने गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदी थी, तो ये जैसे भी मुझको मिले, जैसी भी गाड़ी मेरे पास थी उसका मैंने प्री इंस्पेक्शन करा के जो लास्ट पॉलिसी थी वो ली थी रहेजा से, और उसको गाड़ी इंस्पेक्शन कराई थी तो मैंने कोई छुपाव नहीं रखा था और उन्होंने उसका बीमा किया। उसके बाद जब कंटिन्यूशन में वो पॉलिसी पूरी हुई तो मैंने आपसे बीमा कराया, तो मैंने तो कोई बदलाव लिया ही नहीं है। जैसे मेरी गाड़ी में टायर और रिम का फिटमेंट था वो तो सेम ही है, तो इसलिए मैंने कोई ये प्रपोजल फॉर्म जनरल रेगुलेशन 2 का कोई वायलेशन नहीं किया। नंबर जो आपने दूसरा कहा साहब ये कि मैंने पॉलिसी कंडीशन 4 यानी सेफ, जो बीमा कंपनी का पॉलिसी कंडीशन 4 से कहना था कि मैंने सेफ गार्ड नहीं लिया, मतलब मैंने लापरवाही की। तो उसके बाद उसका इंश्योर्ड ने जवाब दिया साहब ये कोई लापरवाही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने भी मॉडिफिकेशन को बैन किया है। लेकिन अगर हम एक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफिकेशन को जो सेक्शन 50 जो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट है उसका सेक्शन 52 है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मॉडिफिकेशन की व्याख्या की थी उस जजमेंट में। लेकिन अगर उस जजमेंट के हिसाब से भी हम जाते हैं तो एक व्यक्ति कार में सर्टेन टाइप के मॉडिफिकेशन करा सकता है, हर मॉडिफिकेशन को मना नहीं है। वो सेक्शन 52 जो स्ट्रक्चर जो आरसी में उसका स्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड मॉडिफिकेशन है वो नहीं करा सकते, जैसे कि फ्यूल सिस्टम है, जैसे उसका कलर है, जैसे उसका और भी कुछ चीज़ें इस तरीके से हैं जिनके लिए आपको आरटीओ से परमिशन लेनी पड़ती है।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में जो टायर है उसको, जो उसके उस मॉडल कार के जो लोअर वर्जन में आते हैं, लोअर वेरिएंट में आते हैं, और जो हायर वेरिएंट में आते हैं, तो वो लोअर वेरिएंट से हायर वेरिएंट में जा सकता है, उसके अनुसार मॉडिफिकेशन करा सकता है। जैसे अगर किसी गाड़ी में काला बम्पर आता है लोअर मॉडल में और हायर वर्जन में कलर बम्पर आता है, तो आदमी वो जो है कलर्ड बम्पर के ऑप्शन पे जा सकता है, ये मॉडिफिकेशन ले सकता है। किसी में म्यूज़िक सिस्टम लोअर वर्जन में नहीं आता और हायर वर्जन में से उसी मॉडल कार में आता है, तो आदमी म्यूज़िक सिस्टम को अल्टर करा सकता है। और इसी तरीके से और भी है, ऐसे ये रिम का है। नॉर्मली जो लोअर मॉडल कार होती हैं उनमें एल्युमिनियम रिम और नॉर्मल टायर आते हैं। जो उनका हायर एंड टॉप मॉडल होता है उसमें नॉर्मली टॉप मॉडल या उससे जो भी ऊपर के मॉडल होते हैं उनमें अलॉय व्हील रिम और टायर जो साइज़ के जो भी टायर हैं वो आते हैं। तो अगर कोई आदमी अपने लोअर मॉडल को हायर वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए या उस तरीके से बनाने के लिए एल्युमिनियम रिम की जगह अलॉय रिम लगवा लेता है, तो ये कोई मॉडिफिकेशन ये बैन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट की व्याख्या के अनुसार भी। लेकिन यहाँ तो बीमा कंपनी ने माना ही नहीं था, तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन दी उसने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के या बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों के इस विषय में जो व्याख्या है वो भी बीमा कंपनी को दी। लेकिन बीमा कंपनी, और दूसरा कि ये जो टायर जो भी, अगर इसको वो अभी हम ये भी नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसको भी अलग रख देते हैं, लेकिन ये जो एक्सीडेंट हुआ इसमें इस टायर और रिम का कोई योगदान नहीं था, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो इस क्लेम में इस टायर और रिम की कोई भूमिका नहीं थी, ये एक सच्चाई थी। उसके बाद इंश्योर्ड ने बीमा कंपनी से और सर्वेयर साहब से सर्वे रिपोर्ट कॉपी की मांग की। वैसे ये जो एक बहुत कॉमन चलन है आज के तारीख में कि लोग लोअर वर्जन गाड़ी ख़रीदते हैं और फिर उसमें अलॉय व्हील जो हायर मॉडल में आते हैं, अलॉय व्हील रिम और टायर 1 इंच बड़ा टायर नॉर्मली आता है एल्युमिनियम रिम से। अगर कहीं भी जाएंगे हम मोस्टली कार में जो एल्युमिनियम रिम से अलॉय रिम जो होगा उसका साइज़ 1 इंच बड़ा होगा और उसी के अकॉर्डिंग टायर होगा। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, बहुत सारे लोग करते हैं और ये कोई मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन भी नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की व्याख्या के अनुसार वायलेशन है, और ना ही ये बीमा पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है, और ना इस प्रकार से अलॉय रिम और टायर को फिटमेंट लेना पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वायलेशन है। हाँ, कोई आदमी ने कार में ट्रक का टायर लगवा लिया बहुत ज़्यादा बड़ा, उसे वायलेशन कह सकते हैं। लेकिन जब उसी मॉडल कार के जो हायर एंड में अगर उसी तरह अलॉय रिम और टायर आ रहे हैं और आदमी उसका फिटमेंट ले रहा है लोअर वर्जन से हायर वर्जन में अपग्रेड करने के लिए, तो ये वायलेशन नहीं है। खैर, इंश्योर्ड ने साहब बीमा कंपनी और सर्वेयर साहब से कहा कि साहब आप सर्वे रिपोर्ट कॉपी दीजिए। साहब वो सर्वेयर साहब ने सर्वे रिपोर्ट कॉपी दी नहीं। 1 मेल 2 मेल रोज़ इंश्योर्ड मेल करता रहा सर्वेयर साहब को। आखिरकार काफ़ी दिन बाद, शायद 2 महीने से भी ज़्यादा दिन के बाद, जब बहुत मेल कन्वर्सेशन हुआ तो सर्वेयर साहब ने सर्वे रिपोर्ट दी। अब जब उस सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन किया तो देखा जिन सर्वेयर साहब ने 25 जुलाई 2022 को क्लेम को नॉट एडमिसिबल बताया था, उनकी सर्वे रिपोर्ट में कहीं भी क्लेम को नॉट एडमिसिबल की रिकमेंडेशन नहीं थी। और ये सर्वे रिपोर्ट 30 जून 2022 की थी। मतलब सर्वेयर साहब ने जो क्लेम को नॉट एडमिसिबल बताया, नॉट एडमिसिबल मतलब नो क्लेम समझिए, एक तरीके से रेप्यूडेट समझिए, या नो क्लेम यानी क्लेम नहीं मिलना, स्वीकार्य नहीं होना, ये उन्होंने उसमें लिखा था। लेकिन सर्वे रिपोर्ट में कहीं भी नॉट एडमिसिबल नहीं लिखा था। सर्वे रिपोर्ट में उन्होंने क्लेम का असेसमेंट किया और उन्होंने रिपोर्ट में जो लिखा कि ये 75 उनकी जो रिपेयर लाइबिलिटी है वो 75% ऑफ IDV से ज़्यादा है,
तो यह जो है एक कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस क्लेम है और होना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन उन्होंने कोई रिकमेंडेशन कुछ स्पष्ट नहीं की। उन्होंने हाँ इसमें एक जनरल ऑब्जर्वेशन दी, उसमें लिखा इन्होंने कि इसमें देर आर नॉन OEM ओवरसाइज अलॉय व्हील एंड टायर फिटेड टू द व्हीकल विच में लीड टू ब्रेकिंग एफिशिएंसी एंड स्टीयरिंग ज्योमेट्री ऑफ द व्हीकल माइट गॉट अफेक्टेड। इन्होंने ये लाइन लिखी, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये जो दुर्घटना है ये इन टायर और रिम की वजह से हुई है, ना उसके उसमें। हाँ इन्होंने संदेश में ज़रूर ऑब्जर्वेशन दी, इन्होंने लिखा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इस एक्सीडेंट के लिए नहीं लिखा। इन्होंने लिखा इसमें ओवरसाइज नॉन OEM ओवरसाइज अलॉय व्हील एंड टायर फिटेड हैं, ये इन्होंने दिया। लेकिन एक अप्रूव्ड सर्वेयर की जिम्मेदारी होती है कि वो क्लेम को अपनी जो भी सोच समझ है उसके अनुसार तार्किक तरीके से उस पर रिकमेंडेशन करे कि क्लेम एडमिसेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन सर्वेयर साहब ने कोई नहीं की। हालांकि इन्होंने जो ईमेल इस रिपोर्ट से पहले 25 जून को जो इन्होंने मेल की थी उसमें इन्होंने नॉट एडमिसेबल लिखा था और सर्वे रिपोर्ट में नॉट एडमिसेबल नहीं लिखा था। यहाँ इन्होंने इसको एक कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम बताया सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। एक सर्वेयर को सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो एक सर्वेयर जो क्लेम लॉस असेसमेंट या रिकमेंडेशन जो भी करता है वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन ही करता है, तो ये लिखने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। खैर इनकी ये रिपोर्ट बहुत ही अजीब रिपोर्ट थी, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। तो लेकिन यहाँ एक ख़ास बात ये थी, इस सर्वे रिपोर्ट में कहीं भी नॉट एडमिसेबल क्लेम को नहीं बताया गया था, जबकि जो इन्होंने मेल पे बताया था। उसके बाद फिर बीमा कंपनी से शिकायतों का दौर चलता रहा, लेकिन बीमा कंपनी नहीं मानी। आखिर में इंश्योर्ड ने इसके लिए बीमा लोकपाल ऑफिस नोएडा में शिकायत दर्ज कराई। वहाँ एक लंबी प्रक्रिया के बाद वहाँ एक शिकायत पहले ऑनलाइन सिस्टम से शिकायत दर्ज की, वो तो एकदम हो गई, लेकिन जो प्रोसेस होने में शिकायत को काफ़ी लंबा समय लगा। और यह शिकायत जो है इस पे फिर अभी पिछले महीने इस पे शिकायत पे फिर जो है फरवरी महीने में सुनवाई हुई। इसमें 4 लाख इस गाड़ी की IDV 4,74,773 रुपये थी। सर्वेयर साहब ने जो क्लेम जो रिपेयर बेसिस पे नेट लाइबिलिटी निकाली थी, जो कैलकुलेशन की थी, वो 4,15,220 रुपये थी। इसलिए इसे इन्होंने कहा था कि ये 75% ऑफ IDV से ज़्यादा है, तो ये एक कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस होना चाहिए, ऐसा इन्होंने रिपोर्ट में लिखा था। फिर साहब बीमा लोकपाल ऑफिस में इस क्लेम के विषय में सुनवाई हुई। एक तरफ बीमा कंपनी गई, एक तरफ इंश्योर्ड गए। बीमा कंपनी ने कहा साहब ये जो उन्होंने पहले क्लेम अपना रेपुटेशन लेटर में बताया था वही सारे चीज़ें उन्होंने वहाँ पर बताई कि साहब ये जो है इन्होंने ओवरसाइज अलॉय व्हील और टायर का फिटमेंट लिया हुआ है, ये पॉलिसी कंडीशन 4 का वायलेशन है, नंबर 2 प्रपोजल फॉर्म का वायलेशन है, नंबर 3 वही जो एक कमर्शियल व्हीकल की जो कमर्शियल व्हीकल की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी कंडीशन का वायलेशन बताया, और चौथा पॉलिसी कंडीशन 4 का वायलेशन बताया कि प्रपोजल फॉर्म में जो स्टेटमेंट हैं वो ठीक नहीं दिए, तो ये रीज़न बताए। तो उधर इंश्योर्ड ने अपना पक्ष बताया, इंश्योर्ड ने सब कुछ लिख के दिया हुआ ही था, लेकिन इंश्योर्ड को बहुत ज़्यादा वहाँ सुना नहीं गया। इंश्योर्ड ने अपना पक्ष रखा भी कि साहब मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी ली थी, मैं नहीं जानता पहले ओनर ने, इसमें कौन से मुझे तो पता भी इनसे चला है, और अगर इन्हें मेरा बीमा नहीं कर ये दिक्कत थी तो जब बीमा कर रहे थे तब ये सब चेक करना चाहिए था। खैर वो वहाँ बीमा लोकपाल साहब और इन्होंने जब वहाँ पे सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा साहब 55% जो सर्वेयर ने जो भी असेस किया है उसका 55% क्लेम इंश्योर्ड को मिलना चाहिए। इंश्योर्ड ने कहा साहब ये तो गलत है, मेरा तो बिल्कुल सही क्लेम है, पूरा मिलना चाहिए।
तो लोकपाल ऑफिस में जो भी लोग थे उन्होंने कहा साहब तुम्हारा क्लेम तो बिल्कुल जीरो था, अभी 55% ये मान रही है तो इतना ले लो। तो उसके बाद खैर कुछ नहीं, वो उसने तो माना नहीं, लेकिन बीमा लोकपाल ऑफिस ने ये निर्णय बता के इनको वापस भेज दिया। इसके बाद इंश्योर्ड ने फिर घर आके फिर से मेल लिखी कि साहब मैं 55% पे सहमत नहीं हूँ, मुझे और आपका काम जो आपको ठीक लगे आप वो अवार्ड दीजिए। तो 55% तो सही नहीं है, मैंने कोई ना देश का कानून तोड़ा है ना पॉलिसी की किसी कंडीशन का वायलेशन किया है, तो मेरा क्लेम तो एकदम सही है और मुझे 100% ही मिलना चाहिए। इसके बाद साहब फिर थोड़े दिन बाद ये 20/2/2023 को बीमा लोकपाल साहब ने अवार्ड दिया, और इस अवार्ड में उन्होंने कहा कि सब दोनों पक्ष का सुनने के बाद दोनों पक्ष में समझौता हो गया और इंश्योर्ड 50% क्लेम लेने के लिए, जो सर्वेयर ने असेसमेंट किया उसका 50% लेने के लिए तैयार था, और उसी के अकॉर्डिंग इसको निपटा दिया है। जबकि जब इंश्योर्ड ने ये पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक तो वहाँ 55% की बात हुई थी, जो सर्वेयर ने असेसमेंट किया उसके 55% क्लेम मिलने की बात हुई थी। दूसरा, इंश्योर्ड ने वहाँ सहमति नहीं दिखाई थी, वो इस चीज़ से सहमत नहीं था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसने कोई वायलेशन ही नहीं किया था, ना उसने देश के मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन किया था। तो अब इसमें जो है 50% भी जो सर्वेयर का असेसमेंट अमाउंट था वो था 4,15,000 कुछ रुपए था, लेकिन यहाँ पे उसे 4,10,000 कुछ बताकर उसका 50% 2,05,136 किया गया। तो ये जो सारी फिगर हैं ये डिस्टर्ब हो गई, वो नहीं थी जो एक्चुअल में है। लेकिन क्या कर सकता है कि आम आदमी, आम इंश्योर्ड क्या कर सकता है। उसने लिख के फिर इस विषय में कंप्लेन की, बीमा नियामक को की, फाइनेंस मिनिस्ट्री में की, और दुनिया भर की जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको मेल की। ये बात सच है, उसने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ये मेल की, क्योंकि इन मेल से किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और आज अब लगभग इस एक्सीडेंट को 1 वर्ष हो गए। किसी आदमी को एक्सीडेंटल गाड़ी को अपने पास रखना बड़ा मुश्किल होता है। इंश्योर्ड ने अपने घर के बाहर ये गाड़ी को रखा हुआ था और बड़ा मुश्किल फेस से गुजरे, लेकिन अब बीमा कंपनी 2,05,136 रुपये बीमा लोकपाल के अवार्ड के बाद इस क्लेम में दे रही है। वैसे इसी से संबंधित इसी तरीके के विवाद जिनमें ये थे, और सेम कंपनी ये और भी दूसरी कंपनी भी और जगह के बीमा लोकपाल ऑफिस, जैसे चंडीगढ़ के कुछ निर्णय की कॉपी को जो वेबसाइट से मिल जाते हैं, वो अपनी कंप्लेन के साथ इंश्योर्ड ने यहाँ बीमा लोकपाल ऑफिस नोएडा में भी दिए थे, लेकिन इंश्योर्ड की बात को वहाँ ठीक से सुना समझा ही नहीं गया। नहीं तो एक लोअर वर्जन मॉडल कार में हायर वर्जन, उसी वर्जन की हायर मॉडल जो टॉप मॉडल कार है उसके अनुसार अगर किसी आदमी ने अलॉय व्हील रिम और टायर का फिटमेंट लिया, तो ये ना तो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है, ना सेक्शन 50 मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 52 का वायलेशन है, और ना ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसकी व्याख्या के अनुसार वायलेशन है। लेकिन और ये बहुत कॉमन है, बहुत लोग कराते हैं, लेकिन कई बार आपकी किस्मत अच्छी होती है और कई बार ख़राब। आप सही और सच्चे होने के बाद भी आपको सही न्याय नहीं मिल पाता। तो यहाँ हाँ, इसमें यह है कि उसको गाड़ी तो मिल गई और गाड़ी उसी की थी, उसको कोई कैंसिलेशन या कुछ नहीं करना था, वो उसको बेचे या रिपेयर कराए, वो कुछ भी करा सकता था। लेकिन उसको जो असेसमेंट अमाउंट जो अप्रूव्ड सर्वेयर साहब का था उसका 50% देना तय हुआ। तो इस तरीके से इंश्योर्ड को 50-55%, 60% कह सकते हैं, 60% न्याय मिला, या 50%, चलिए 60 मान लेता हूँ, तो 40% अधूरा, 40% कम न्याय मिला। लेकिन ये भी है कि उसने एक लंबी प्रोसेस को अपनाया, लगातार शिकायत की, तो 60% न्याय मिला या 50% मिला। ये भी एक बड़ी बात है कि 0 से तो बेहतर ही है कि 2,05,000, पहले तो एक भी नहीं था लेकिन अब 2,05,000 रुपये मिल रहे थे। अगर आप मेरे से पूछते हैं एज ए एक्सपर्ट, मैं खुद एक अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ,
तो इस क्लेम में कोई भी वायलेशन नहीं था। ये क्लेम बिल्कुल पॉलिसी, ये एक एडमिसेबल क्लेम केस था। इसमें जो सर्वेयर साहब ने लिखा था कि ब्रेकिंग सिस्टम और स्टीयरिंग, उस पर जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो इफेक्टिव हो जाता है और एक्सीडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। सेम स्ट्रक्चर, अगर आप रेनॉल्ट की गाड़ी देखेंगे 16 इंच 17 इंच के टायर आते हैं, सेम स्ट्रक्चर सेम सस्पेंशन होता है। तो हाँ, मीटर एक फार्मूला है जिससे आप तय कर सकते हैं कि उसमें कितना साइज़ तक का आप लगा सकते हैं। अगर आप उस फार्मूले में, आप टायर कंपनी पे वो फार्मूले मिल जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि ये स्थिति तक आप टायर को मॉडिफाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये सही था। और ख़ुद उस मॉडल गाड़ी में हाँ, लेकिन यहाँ पे जो सर्वेयर साहब हैं उन्होंने पता नहीं किस नज़रिए से, किस सोच से मेल करके नॉट एडमिसेबल बताया और अपनी रिपोर्ट में नॉट एडमिसेबल नहीं बताया। तो यहाँ इस क्लेम में जो अप्रूव्ड सर्वेयर की भूमिका थी वो बहुत ही ख़राब थी, सही नहीं थी, इंसाफ करने वाली नहीं थी। रही तो अगर आपने मेल में नॉट एडमिसेबल बताया था तो सर्वे रिपोर्ट में भी होना चाहिए था और उसकी तार्किक वजह होनी चाहिए थी। चूँकि वजह थी नहीं, इसलिए सर्वेयर साहब ने फिर सर्वे रिपोर्ट बाद में बनाई होगी और उसमें उसको नॉट एडमिसेबल नहीं लिखा। तो इस तरीके से एक व्यक्ति ने, मिस्टर लोकेश कुमार ने अपना 50% हक लिया। वैसे अभी ये लेने के बाद कंज्यूमर कोर्ट में अपने 50% जो बचे हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इन्हें बाकी शेष जो भी इनका पैसा है वो मैं ब्याज के, हरासमेंट और सब चीज़ों के मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए। जाएगा शब्द इस्तेमाल नहीं करता मैं, तो मिल जाना चाहिए क्योंकि इसमें कोई कमी है ही नहीं। तो अब मैं ये चर्चा को विराम देता हूँ। नमस्कार।